हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। मैं शालिनी शर्मा एक बार फिर वेलकम करती हूँ आपका इस चैनल पर। सबसे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जुडिशरी में हमने देखा कैसे कोर्ट और कितने लेवल्स पे काम करती है। आज हम पढ़ रहे हैं कि जस्टिस कैसे होता है। जो हमारे सिटीजन हैं उनका, अगर ऐसा नहीं, नॉर्मली हम देखते हैं मूवीज में, या आप देखते होंगे किसी भी प्ले में, मूवी में, पुलिस आती है, वो अरेस्ट करके ले जाती है एक्यूज को। क्या वो कैपेबल है? क्या वो डिसाइड करती है कि उसे कितने साल की सजा होगी, या उसे बेल मिलेगी या नहीं, या फिर उसे फाइन चार्ज किया जाएगा या नहीं, या कितने साल की जेल होगी उसे? क्या पुलिस डिसाइड करती है? क्योंकि नॉर्मली हम ये देखते हैं पुलिस लेके जाती है जेल में, और वो इतने साल के लिए या इतने दिनों के लिए जेल में बंद है और वो छूट के आते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। इसी के ही बारे में पूरी एक स्टोरी है हमारी बुक में, इस लेसन में ही, वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मिसेस शिंदे जो मुंबई में रहती है अपने अपार्टमेंट में, उनकी गोल्ड की चेन किसी कारण से बहुत टाइम से 1 घंटा 2 घंटे तक वो ढूंढती रहती है अपने कबर्ड्स में, अपने अलमीरा में, ड्रॉर में, जहां वो नॉर्मल, जहां पे रोज रखती है वहां वो ढूंढती है, मगर उन्हें वो वहां नहीं मिलता। फाइनली वो अपने हस्बैंड को इस बारे में इन्फॉर्म करती है कि मेरी चेन है गोल्ड की और मुझे नहीं मिल रही है। उनका शक जाता है शांति, जो कि उनकी मेड है, जो 3 ईयर से उनके यहाँ काम कर रही है। जब वो अपने हस्बैंड को बोलती है, मुझे लगता है शायद शांति ने ही मेड चुराई होगी, और शांति के पास एक बार सर्च करते हैं तो उन्हें एक एनवलप मिलता है। जब वो उसका रूम देखते हैं, उसके सामान देखते हैं, तो उन्हें एक एनवलप मिलता है 10,000 रुपीज का। उन्हें लगता है कि ये शायद उसने हमारी जो गोल्ड की चेन है वो बेच के वो सेल की है, और 10,000 रुपीज उसी से उनके पास आए हैं, और वो एनवलप में उन्होंने रख रखा है। वो जाते हैं फिर पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर उन्हें मिलते हैं, एसआई राव। उन्हें वो एनवलप देती है और उन्हें बताती है कि हमें किस कारण से और क्या हुआ है, मेरी गोल्ड की चेन खोई है, तो हमें शांति के पास ये एनवलप मिला है। पुलिस क्या करती है, सबसे पहले एज अ एविडेंस उस एनवलप को अपने पास रखती है। मैं कुछ वर्ड्स बोल रही हूँ बच्चों, वो ध्यान रखना। एज अ एविडेंस वो अपने पास रखती है। एविडेंस मतलब वो बाद में उसको एविडेंस कोर्ट के सामने शो करना पड़ेगा सबूत के तौर पे। और वो क्या करेगी, नेक्स्ट स्टेप है वो अरेस्ट करती है शांति को। जो मिसेस शिंदे है, उन्होंने जैसा कि एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग उन्हें लग रहा था कि शांति ही है जो गिल्ट है, जिसने गलती की है वो शांति ही है, तो सबसे पहले वो उसे अरेस्ट करती है। मगर बार बार शांति बात बोलती है कि ये जो पैसे हैं वो मेरे सेविंग के लिए है, मुझे एक बुल खरीदना था विलेज में, तो ये सेविंग किया। मेरा एक भाई है, वो भी इस बारे में जानता है, और मेरे भाई ने और हम दोनों सेव कर रहे हैं जिससे हम एक बुल खरीद सके विलेज में। सुशील, उसका भाई का नाम सुशील होता है। कैसे वो जब वो वहां ले जाते हैं तो 2 दिन तक पुलिस वहां शांति को वहीं रख लिया जाता है। फिर सुशील वहां जाता है ये बताने के लिए कि ऐसा नहीं है, एक्चुअल में वो जो बोल रही है बिल्कुल सच है, कि उन्हें ही हमें एक बुल चाहिए था और हमने इसलिए सेविंग करी है। मगर पुलिस उसे भी, सुशील को भी 2 दिन तक जेल में रखती है, हैरेस करती है, मारती है, और उसे कन्फेस कराने की कोशिश करती है कि ये गलती तुमने की है, तुम्हारा गैंग है, तुम लोगों ने गैंग बना रखा है जिसके कारण तुम लोग ये चेन या चोरी डकैती करते हो और उससे पैसा कमाते हो। कहाँ पे? विलेज से आए इसलिए हो तुम लोग सिटी में कि ये चोरियां कर सके। उसे बीट भी किया जाता है, मारा भी जाता है सुशील को। शांति, इसमें क्या होता है, शांति जो जेल पे काफी 2-3 दिन हो चुके हैं, वो डिप्रेशन कि अब कैसे होगा, ना मेरी इनकम आई, जो इनकम आई थी, जो सेविंग की थी, वो भी इन लोगों ने ले ली है, इन्हीं लोगों के पास है वो एनवलप। अब ना मैं बुल खरीद सकती, ना मेरी कोई अर्निंग हो रही है, और जो मेरा सेविंग था वो भी चला गया है। फिर उनको एक महीना हो जाता है, उनको शांति को बेल मिलती है। गवर्नमेंट क्या देती है? बेल का मतलब क्या होता है? कुछ दिनों के लिए छोड़ा जाता है। बेल का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से
उनका जो क्राइम है वो पुलिस ने डिसाइड कर लिया है कि क्राइम नहीं हुआ और उसे छोड़ दिया गया, बेल कुछ समय के लिए, टाइम पीरियड के लिए छोड़ा जाता है। पुलिस ने फाइल कर दिया चार्जशीट और वो कहाँ जाती है? मजिस्ट्रेट कोर्ट में। पुलिस चार्जशीट कहाँ जाती है? मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। और कॉपी जो है चार्जशीट की वो शांति को दी जाती है, मगर शांति के पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोई लॉयर को हायर कर सके, उसके पास तो कोई लॉयर ही नहीं है। तो मजिस्ट्रेट अपॉइंट करते हैं एक एडवोकेट। एक एडवोकेट किस चीज के लिए? कहते हैं डिफेंस लॉयर बोलते हैं, कि वो डिफेंड करेगा उसको जिनके पास पैसे नहीं है। ऐसा एक फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल है, मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। उसमें एक वो क्या है, आर्टिकल 39A में है, आगे एक्सप्लेन करती हूँ। एक अपॉइंट करेगा एडवोकेट जो कि कमला की तरफ से स्टेटमेंट देगा, कमला को डिफेंड करेगा, ऐसा डिफेंस लॉयर। और उसके पैसे कमला को नहीं देने पड़ेंगे। क्यों नहीं देने पड़ेंगे? उसके पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट दे रही है, तो वो कौन पे करेगा? एक्सपेंशन उसका गवर्नमेंट पे करेगी। आर्टिकल 39A में ये ड्यूटी स्टेट को दी गई है कि आप एक लॉयर अपॉइंट करोगे अगर जो जिसने क्राइम किया है, जो अपने आप को डिफेंड करना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है, तो स्टेट ही अपॉइंट करती है। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A क्या करेगा? स्टेट अपॉइंट करता है लॉयर। स्टेट को अपॉइंट करना पड़ेगा लॉयर, ठीक है, एक एडवोकेट। अब वो एक्सप्लेन करेगा क्या कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कोर्ट में सामने आए। उन्होंने पूछा, राव ने पूछा, जो पुलिस थे उसने पूछा, जो उन्होंने जो लॉयर हायर किया है, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई। मगर क्या हुआ, उसने कि आप वहां गए थे, कितने साल से काम करते हैं? तो मिसेस शिंदे ने बोला ये मेरे पास 10 साल से काम कर रही, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ, आज ही कभी नहीं हुआ, इसने कोई चोरी की नहीं करी, नेचर कैसा अच्छा था, तो आपने देखा चोरी करते हुए? नहीं देखा। तो फिर उसके बाद ये हो जाता है कि नहीं, जब आपने सबूत ही नहीं है कि आपने उसे देखा था, तो आप कैसे कह सकते हो? मगर फाइनली क्या होता है, पुलिस स्टेशन में गैंग पकड़ा जाता है और गैंग के पास बहुत सारी चेन मिलती है। वो चेन जो गैंग पकड़ा जाता है उनके नेबर के ही जो बच्चे या फ्रेंड्स होते हैं, उन्हीं का ही पूरा गैंग होता है। वो जगह जगह चोरी करते हैं, उन्होंने मान भी लेते हैं। उन्हीं में से एक चेन जो मिलती है वो मिसेस शिंदे की होती है और वो उन्हें मिल जाती है चेन। इसका मतलब इनोसेंट कौन है? इनोसेंट थी जो उनकी शांति जो मेड है वो इनोसेंट थी, उसे बिना मतलब इतना टाइम तक वहां रहना पड़ा, मगर इसलिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि एक डिफेंस लॉयर मिलेगा। उसने ये केस लड़ने का सोचा या गवर्नमेंट ने उसे हेल्प किया, तो वो पूरी तरह से फ्री हो गई। इसमें हमारे पास क्या क्या की फीचर्स हैं? पूरे जिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें क्या की फीचर्स हैं? एक पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज, ठीक है। ये चारों के बारे में हम पढ़ते जाएंगे आगे। सबसे पहले मैं बताती हूँ, आर्टिकल 22 में जब हम पुलिस जो है, सबसे पहले किसी को अगर किसी ने कंप्लेन करी है, मान लीजिए चोरी के लिए ही, जैसे शांति वहां गई, राइट टू इन्फॉर्म, उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको क्यों हम पकड़ के लेके जा रहे हैं, इसका रीजन क्या। ऐसा नहीं आपने पकड़ा और आप लेके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। राइट टू प्रेजेंट बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास आपको उन्हें ले जाना पड़ेगा। आपने जेल में बंद कर दिया अपनी मर्जी से और वो 2-3 हफ्ते तक, महीनों तक वही बंद है, ऐसा नहीं है। विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें ले जाना पड़ेगा। टॉर्चर नहीं कर सकते आप, मार नहीं सकते, हैरेस नहीं कर सकते, उन्हें किसी भी तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। कन्फेशन एट कस्टडी इज नॉट वैलिड। मान लीजिए उसे मार मार के बोल दिया गया, जैसे सुशील को, कि आप ही ने गलती करी, आपकी गैंग है, आप ही ने गलती करी, बोलिए बोलिए, तो ये कोई एविडेंस नहीं, ये आपने फोर्स किया था, अपने जज के सामने नहीं, कोई भी वहां पर है नहीं, तो ये कोई एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है कि मैं पुलिस वाले मैंने बोल दिया। नहीं, उसने तो बोला था, मेरे सामने उसने बात बोली थी कि वो उसने चोरी की है, तो जज मान लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। नो क्वेश्चंस फॉर अंडर 15 ईयर्स एज पीपल, वुमेन एंड बॉय। 15 साल से बच्चे हैं तो उससे ज्यादा बहुत फोर्सफुली क्वेश्चनिंग
नहीं कर सकते, उसका डिपार्टमेंट अलग है, ये पुलिस के अंडर में नहीं है। ये चीजें, इन सब चीजों को किसके अंडर में है? आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये सारी चीजें नोट करने लायक है, ये आगे भी आपको आगे वाली ग्रेड में भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस वो फॉलो करने के लिए किसको कहा? पुलिस और अदर एजेंसीज को कुछ गाइडलाइंस बताए, कुछ रूल्स बताए जो उन्हें फॉलो करने होंगे। अगर आप किसी भी विक्टिम को अरेस्ट करते हैं, उसके घर जाके या जहां वो है उस प्लेस पे जहां भी वो मिला है, उससे पहले उन्हें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होंगे जिसकी जरूरत होगी पुलिस को। उसका नाम दिया सुप्रीम कोर्ट ने डीके बासु गाइडलाइंस। इस गाइडलाइंस में उन्होंने क्लियर कहा, अगर कोई पुलिस किसी विक्टिम को अरेस्ट करती है तो उस पुलिस ऑफिसर को प्रॉपर एक आई कार्ड में होना चाहिए जिसमें उसका डेजिग्नेशन लिखा होना चाहिए, उसका नाम लिखा होना चाहिए, वो किस एरिया का वो ऑफिसर है वो भी लिखना उस आई कार्ड में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सामने वाले को पता होना चाहिए, आपका क्लियर नाम। अगर किसी विक्टिम को किसी ने पूछा आपको किसने अरेस्ट किया या उसके फैमिली मेंबर उसके साथ है, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए, उनके नॉलेज में होना चाहिए कि उस ऑफिसर का नाम क्या था और उसकी डेजिग्नेशन क्या थी। अरेस्ट मेमो। अरेस्ट मेमो क्या होता है? जब भी किसी को पुलिस अरेस्ट करने जाती है तो उसको उसके बारे में डिटेल्स उसके पास होनी चाहिए, किस टाइम पे उसे अरेस्ट किया गया है, कौन सी डेट को अरेस्ट किया गया है, इवन कौन सी जगह से अरेस्ट किया गया है। डेट, टाइम और अरेस्ट का वो प्लेस या वेन्यू बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए होता है। कई बार पहले क्या होता था, अरेस्ट करते हैं जब विक्टिम को ये पता ही नहीं कि वो कितने टाइम से अरेस्ट हुआ है, उसके केस का क्या हुआ, इनफैक्ट उसके फैमिली मेंबर को नहीं पता अगर किसी ने नहीं लिखा है तो, कि बिना किसी एविडेंस के जज या कोर्ट कुछ मानती नहीं। आपके पास रिटर्न में होना चाहिए कि कौन सी डेट को आपने अरेस्ट किया है, उसका रीजन क्या था अरेस्ट करने का, कौन सी जगह से वो पकड़ में आया, उस दिन डेट क्या थी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्फॉर्म कर दे वो उनके रिलेटिव को, फ्रेंड्स को, वो विक्टिम, ये उसका राइट है। आप जाते ही किसी विक्टिम को पकड़ा, हथकड़ी लगाई और ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पास ये राइट है कि वो इन्फॉर्म करे, वो एक कॉल करे अपने किसी भी फैमिली मेंबर को जो कि उसके आसपास रह रहे हैं, अगर वो अकेला है, और अगर वो अकेला नहीं है तो उसके फैमिली को पूरी डिटेल पता होनी चाहिए उसके पीछे कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है। और अगर नेक्स्ट है, और अगर उसके फैमिली मेंबर्स कहीं बाहर रहते हैं, मान लीजिए किसी और टाउन में रहते हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो उन्हें 8 to 12 आवर्स के अंदर अंदर जिस अरेस्ट किया है उस कस्टडी में, कौन सी कस्टडी में है, क्या रीजन वो कस्टडी में क्यों है, ये उसके फैमिली मेंबर या फ्रेंड, बिल्कुल जस्ट नियर फ्रेंड्स या नियर फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा पुलिस को। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये एक रूल है जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिजाइन किए हैं। What is FIR? The full form of FIR is First Information Report. ये आपके fill in the blanks में भी आ सकता है, short answers में भी आ सकता है। तो First Information Report. पुलिस सबसे पहले क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन बिगिन करती। उसको अरेस्ट किया है, उससे पहले इन्वेस्टिगेशन उसने करी और वो पता करती है कि ये क्राइम, जो भी वो क्राइम उसने किया उसका रीजन क्या था, क्यों किया गया था, कैसे किया गया था। ऑफिसर रजिस्टर करते हैं FIR। आप किसी भी आपके कोई केस है या मैं किसी केस के कारण स्टेशन जाती हूँ, पुलिस स्टेशन, किसी ऑफिसर से बात करती हूँ, तो मैं जो लिखवा रही हूँ वर्बली, जो ओरल मैं उनको बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो क्या करेंगे, कहीं तो रजिस्टर करेंगे उस चीज को, कहीं तो फाइल करेंगे, तो वो होता है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सबसे पहले मैंने जो जाके पुलिस वालों को दी है वो FIR है।
वो क्या करेंगे ऑफिसर, रजिस्टर करेंगे FIR। मैं ओरल बोल रही हूँ, वो लिखते जाएंगे, मैं रिटर्न बताऊंगी तो वो रिटर्न भी लेंगे। ओरल रिटर्न दोनों ही तरीके से इंफॉर्मेशन फाइल होती है। उसमें मेंशन होता है कि वो केस जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो किस दिन हुआ, वो टाइम अप्रोक्सीमेटली आपको याद नहीं है तो आप बता सकते हो इतने बजे के इतने बजे के बीच की बात है। मान लीजिए मैं गई हूँ, मेरे घर पे चोरी हुई, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं 1 से 3 बजे तक घर पे नहीं थी, तो 1 से 3 बजे के बीच ही मेरे घर पर चोरी हुई, ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मेरा घर किस जगह पे है इसकी डिटेल्स उन्हें बतानी पड़ेगी। मतलब ये है कि डिटेल्स ऑफ फैक्ट्स आपको पूरी तरीके से जितना आपको पता है उस केस के बारे में आपको रिटर्न में लिखवाना पड़ेगा। वो रजिस्टर करेंगे, उसको लिखेंगे, ठीक है। जो कंप्लेन है, मैंने कंप्लेन की है तो मैं कौन हूं, कंप्लेनेंट हूं, मेरे साइन होने चाहिए। मैंने जो लिखा है, जो मैंने बोला वो उन्होंने लिख लिया, वो गलत है या सही, इसका एक साइन होता है, वो अटेस्ट होती है कि मैंने साइन किया है कि ये चीज मैंने बोली थी, मैंने किया। अच्छा, जब हम ये डीके वासु गाइडलाइंस है उसमें भी एक अटेस्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विटनेस वहां होना चाहिए कि वो अरेस्ट करके जब ला रहे हैं तो कोई भी 2 विटनेस हो, चाहे वो घर का हो या नेबर हो या उनका फ्रेंड हो, कि कस्टडी में आप जब लेके जा रहे हो तो 2 विटनेस होने बहुत जरूरी है। मैं भूल गई थी, साइन जरूर होना चाहिए, अटेस्टेड जरूर होना चाहिए किसी भी विटनेस का। इनफैक्ट जिसको आप लेके जा रहे हो वहां पे भी एक साइन होना चाहिए जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो। सेम FIR जब मैं कर रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ, तो मेरे अटेस्टेड होने चाहिए कि मैंने ये बात बताई है, ऑफिसर ने लिखी है, कितनी सही है कितनी गलत है, इसका कैसे पता चलेगा, तभी पता चलेगा मैं एक बार और पढ़ूंगी और उसमें साइन कर दूंगी कि या इट्स डन, ये बिल्कुल सही है, जो मैंने कहा वही लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कौन होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर? पब्लिक से पता चल रहा है, जो स्टेट की तरफ से हो, जो जनता के लिए हो, वो प्रोसिक्यूटर। अच्छा, केस है शांति का। शांति वाला जो केस हमने पढ़ा था अभी, तो उसमें क्या था, शिंदे जो है, मिसेस शिंदे, वो क्या बोलती है, उन्हें उसने थेफ्ट का क्लेम किया है कि उसने चोरी करी थी शांति में। तो ये जो चोरी करता है वो इस स्टेट के लिए एक अच्छा आदमी नहीं है, वो किसी भी तरीके से सोसाइटी के लिए अच्छा आदमी नहीं है। तो पब्लिक जो है किसका फेवर लेगी, मिसेस शिंदे का। मैं एक बार की बात बता रही हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता, जस्ट इन्फॉर्म कर रही हूँ कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है। इस केस में तो उल्टा हो गया था कि वो ही सही थी, शांति सही थी, मगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस शांति ऐसे केस कहा गया था। क्यों? क्योंकि स्टेट वर्सेस शांति। क्यों? क्योंकि वो जो है मिसेस शिंदे, वो अगर सही है तो चोरी करना तो बहुत गलत बात थी। अगर शांति ने चोरी की तो वो गलत था, वो पूरे अपने नॉर्मली देखे तो सोसाइटी के लिए बहुत गलत है। तो सोसाइटी के लिए एक लॉयर देना स्टेट को मैंडेटरी है, उसे एक लॉयर प्रोवाइड करना ही पड़ेगा उनको, मिसेस शिंदे को। अगर वो ये सोचें कि शायद ये लॉयर इतना कैपेबल नहीं है कि मेरा केस हैंडल करे, तो एक अपना एक लॉयर रख सकती है, मगर वो एक जर्नल इंफॉर्मेशन के लिए होगा और उनके साथ काम करने के लिए होगा एज अ को लॉयर। मगर जो हैंडल करेगा केस वो कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो स्टेट प्रोवाइड कर रही है। इसलिए प्रोवाइड कर रही है क्योंकि सोसाइटी में चोरी करना एक गलत चीज है। तो कौन लड़ रहा है केस? पूरी स्टेट लड़ रही है केस। किसके खिलाफ? जिसने चोरी की है उसके खिलाफ, जिसने गलती की है उसके खिलाफ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में आप बिल्कुल भी, डिफेंस लॉयर कौन होता है? डिफेंस लॉयर जो शांति के साथ था। मगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर में और डिफेंस लॉयर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रही हूं, जो स्टेट की तरफ से लड़ता है लॉयर, हम उसे बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। वो क्या करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा? वो हायर करे, गवर्नमेंट ने उसे हायर किया, किसके लिए किया? शिंदे के लिए किया। वो सबको प्रेजेंट कर रहा है, वो स्टेट को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने सारी डिटेल दी, जो शांति वाले केस में हुआ, डिटेल्स ली और उसको फिर फाइनल किया हुआ, सजा नहीं हुई थी शांति में। डिफेंस लॉयर था उसके पास, शांति के पास, और इनके पास था पब्लिक प्रोसिक्यूटर,
ठीक, नेक्स्ट जज। जज तो अपने एम्पायर, इसमें है बुक में, अपने एम्पायर है गेम की, गेम का हेड है। वो कौन है? डिसाइडर है। वो डिसाइड करता है कि ये जो केस आया है वो कितना सही है, कितना गलत है। किसके बेस पे? वो विटनेस को बुलाएंगे, एविडेंस देखेंगे, प्रोसिक्यूटर्स की बात सुनेंगे, डिफेंस लॉयर की बात सुनेंगे, एक्यूज की बात सुनेंगे, फिर वो फाइनली डिसीजन देंगे कि क्राइम हुआ कि नहीं हुआ, वो इनोसेंट है या गिल्ट है। ये डिसीजन कौन लेगा? जज लेंगे। वो जो डिसाइड करते हैं उन्होंने उसको जेल होगी या फाइन लगेगा या फिर फांसी होगी, इसको हम बोलते हैं सेंटेंस। ये एक सेंटेंस है जिसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है सेंटेंस। मतलब जज ने जो बात बोली, जो उन्होंने फाइनल डिसाइड किया, जो पनिशमेंट, उसको हम बोलेंगे सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल, एवरी सिटीजन guaranteed a fair trial in our constitution, in our Indian constitution. फेयर ट्रायल क्या हुआ? शांति का ही वापस केस लेती हूँ। शिंदे जी ने बोला शांति गलत है, तो ऐसा तो नहीं है। वो पुअर है, मिडिल क्लास है, पैसे नहीं है, या फिर गरीब किसी विलेज से आई है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो हमने उसे तो बांध के जेल में डाल दिया। फेयर ट्रायल होगा, वही सब सारे सिस्टम्स, सारे रूल्स उस पे भी लागू होंगे जो कि एक अमीर आदमी पे लागू होंगे। उसे भी डिफेंड करने का मौका मिलेगा, उसे भी अपनी तरफ से एविडेंस दिखाने का मौका मिलेगा, उसे भी अपने आप को बचाने का मौका मिलेगा। तो ये फेयर ट्रायल है जो सबके साथ चलेगा। किसी अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी और कंट्री का है तो फर्क नहीं पड़ता, कोई लड़का या लड़की है तो फर्क नहीं पड़ता। सिटीजन हो आप तो उसे फेयर ट्रायल मिलेगा ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। ये मस्ट है। ये हमारा पूरा चैप्टर है, जो छोटा चैप्टर है, कंप्लीट हो गया है। और इसमें कुछ आपको डिटेल्स चाहिए, किसी वर्ड का मतलब नहीं पता चल रहा है, तो प्लीज मुझे एक बार बताइए।